नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सोनिया गांधी ने वीडियो संदेश में मोदी बीजेपी पर बोला हमला, कहा राजनीतिक लाभ के लिए नफरत को दिया बढ़ावा। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि नेहरू गांधी ने कभी सोचा नहीं होगा उन्हें भी कहा जाएगा देशद्रोही, प्रियंका गांधी का बीजेपी पर आरोप। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि वोट पड़े 11 ईवीएम में दिखे 50, दिग्विजय सिंह ने लगाए बजरंगबली के नारे, बताया चमत्कार। खबर में आगे आपको बताएंगे कि नरेंद्र मोदी ने 11 साल में 22 लोगों को अरबपति बनाया, हम करोड़ों लोगों को लखपति बनाएंगे, राहुल गांधी ने दिया यह बयान। और खबर में आगे जिक्र होगा कि यहां पर 400 पार बोलकर साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहे हैं। अब लालू यादव ने बताया कि कितनी सीटें जीतेगी भाजपा। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में नफरत की हो रही है हार और मोहब्बत की हो रही है जीत, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। सोनिया गांधी ने वीडियो संदेश में मोदी और बीजेपी पर बोला हमला, कहा राजनीतिक लाभ के लिए नफरत को दिया बढ़ावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कथित तौर पर संकटपूर्ण माहौल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को नागरिकों से उज्जवल भविष्य के लिए कांग्रेस पार्टी के पीछे एकजुट होने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पर कांग्रेस द्वारा साझा किए गए वीडियो संदेश में सोनिया गांधी ने देश की व्यापक चुनौतियों पर प्रकाश डाला और कहा कि आज देश के हर कोने में युवा बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, महिलाएं अत्याचार का सामना कर रही हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों को भयानक भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए नफरत को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के इरादों के कारण है। गांधी ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सभी की प्रगति, वंचितों को न्याय और देश को मजबूत करने के लिए लड़ाई लड़ी है। उन्होंने पार्टी के घोषणा पत्र न्याय पत्र पर प्रकाश डालते हुए मतदाताओं से एक बार फिर अपना समर्थन देने का आग्रह किया, जिसमें गरीबों के उत्थान, युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने, किसानों और मजदूरों का समर्थन करने और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को मजबूत करने का वादा किया गया है। सोनिया गांधी ने वीडियो में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं एक बार फिर आपका समर्थन मांग रही हूं। कांग्रेस और भारत गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए समर्पित है। सभी के उज्जवल भविष्य के लिए कांग्रेस को वोट दें और आइए मिलकर एक मजबूत और एकजुट भारत का निर्माण करें। उनका वीडियो संदेश ऐसे समय आया है जब लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 93 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो रहा था। कांग्रेस पार्टी इस बात पर जोर दे रही है कि ये लोकसभा चुनाव संविधान और आदिवासियों, गरीबों और पिछड़ों के अधिकारों को बचाने के लिए है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नेहरू और गांधी ने कभी सोचा नहीं होगा कि उन्हें भी कहा जाएगा देशद्रोही, प्रियंका गांधी का बीजेपी पर आरोप। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट पर प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि देश की कोई सरकार एक दिन उन्हें देशद्रोही कहेगी। कांग्रेस महासचिव ने रायबरेली में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और हमारे तमाम महापुरुषों ने आंदोलन किया ताकि जनता के अधिकार मजबूत हों। वो सोच भी नहीं सकते थे कि एक ऐसी सरकार आएगी जो उन्हीं को देशद्रोही कहते हुए ये कहेगी कि हमें 400 सीटें दे दो तो हम संविधान बदल देंगे। वो सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी जनता को कमजोर करने की कोशिश खुद सरकार करेगी। प्रियंका गांधी ने ब्रिटिश राज के दौरान किसानों के विरोध प्रदर्शन का भी जिक्र किया और उन्होंने दावा किया कि मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के समय में किसानों ने पहली बार विरोध प्रदर्शन किया था और उस दौरान मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार किया गया था। यह प्रदर्शन रायबरेली में था जब वो भाग लेने आए थे। तब से रायबरेली में सभी लड़ाइयों और चुनावों के दौरान एक तरफ लोकतंत्र और सच्चाई थी, जबकि दूसरी तरफ आतंक और एक तरह की राजनीति थी जो कभी लोगों को सर्वोपरि नहीं मानती थी। इस लड़ाई में आपने हमेशा सच्चाई और लोकतंत्र के सिद्धांतों की जीत सुनिश्चित की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिग्विजय सिंह ने लगाए बजरंगबली के नारे, बताया चमत्कार, वोट पड़े 11 ईवीएम में दिखे 50। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजगढ़ लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह ने अपनी पत्नी के साथ भोपाल में मतदान किया और इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ की घटना को लेकर ईवीएम पर निशाना साधा। दरअसल राजगढ़ के एक मतदान केंद्र पर सिर्फ 11 वोट डाले गए, लेकिन ईवीएम में 50 वोट दिख रहे थे। इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि यही तो ईवीएम का चमत्कार है।
वहीं मतदान पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि जनता मोदी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ वोट कर रही है। मतदान के पहले दिग्विजय सिंह अपनी पत्नी अमृता सिंह के साथ हनुमान मंदिर पहुंचे और जहां उन्होंने हनुमान जी की पूजा अर्चना की। मतदान के बाद दिग्विजय सिंह जय बजरंगबली के नारे लगाते हुए भी नजर आए। जी हां दोस्तों, बता दें कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह राजगढ़ में लोकसभा प्रत्याशी हैं और उन्होंने एक पोलिंग बूथ का जिक्र करते हुए कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जहां सिर्फ 11 वोट डाले गए लेकिन ईवीएम में 50 वोट दिख रहे थे। उन्होंने भाजपा को निशाने पर लिया और गड़बड़ी को लेकर ईवीएम का चमत्कार बताया और कहा कि वोटिंग में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नेता पंकज यादव को थाने में बैठाया जाता है लेकिन बीजेपी के आपराधिक किस्म के लोगों को खुला छोड़ दिया जाता है। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे से दूर रखा गया है लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं को पोलिंग बूथ के 100 मीटर के अंदर भगवान राम के पोस्टर बैनर के साथ जाने दिया जा रहा है। जाहिर है कि पूरा प्रशासन बीजेपी के हित में काम करता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 29 लोकसभा सीट में से 9 पर मतदान जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। प्रदेश की 9 हॉट सीट जिसमें ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल पर वोटिंग हो रही है। इस चुनाव में कई दिग्गजों सिंधिया, दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान की साख दांव पर लगी है। बता दें कि मध्य प्रदेश में मतदान के लिए बनाए गए कुल 20,456 केंद्रों में से 1,043 का प्रबंधन महिला कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। तीसरे चरण के लिए 9 महिलाओं समेत कुल 127 उम्मीदवार मैदान में हैं। भोपाल में सबसे ज़्यादा 22 उम्मीदवार हैं जबकि भीड़ में सबसे कम 7 उम्मीदवार हैं। प्रमुख उम्मीदवारों में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह शामिल हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नरेंद्र मोदी ने 10 साल में 22 लोगों को अरबपति बनाया, हम करोड़ों लोगों को लखपति बनाएंगे, राहुल गांधी का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि वो आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन को उद्योगपतियों के हवाले करना चाहते हैं। झारखंड के चाईबासा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गांधी ने सत्ता में आने पर करोड़ों लोगों को लखपति बनाने का वादा किया। राहुल गांधी ने अपने संबोधन की शुरुआत में जोहार शब्द का इस्तेमाल किया। जोहार का अर्थ होता है सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 22 अरबपति बनाए, अब कांग्रेस लखपति बनाएगी। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सबसे पहले गरीब परिवारों की लिस्ट बनाएगी। उन्होंने कहा कि ये लोकसभा चुनाव संविधान और आदिवासियों, गरीबों और पिछड़ों के अधिकारों को बचाने के लिए है। गांधी ने कहा कि इंडिया अलायंस के नेता संविधान को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन को 14-15 उद्योगपतियों के हवाले करना चाहते हैं। उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में 22 लोगों को अरबपति बनाया। सत्ता में आने पर करोड़ों लखपति बनाएंगे और गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देंगे। गांधी ने बेरोजगार डिप्लोमा धारकों, स्नातकों और 1 साल की ट्रेनिंग प्रदान करने का भी वादा किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 400 पार बोलकर साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रही है भाजपा, लालू यादव ने बताया कितनी सीटें जीतेगी। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भाजपा के इस लोकसभा चुनाव में 400 सीट जीतने वाले दावे पर तंज किया है। लालू यादव ने बताया है कि आखिर भाजपा इस लोकसभा चुनाव में कितने सीटें जीतने वाली है। लालू यादव ने कहा कि भाजपा इस लोकसभा चुनाव में 400 पार नहीं जाने वाली है। लालू यादव ने कहा कि वो साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए 400 पार वाला नारा दे रहे हैं, असल में 200 पार भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, लालू यादव ने कहा कि तीसरे चरण में हो रहे मतदान के बाद हमें इनपुट मिला है कि यहाँ रिजल्ट हमारे पक्ष में होने वाला है। लालू यादव ने कहा कि मैंने मंडल आयोग लागू किया था, आरक्षण धर्म आधारित नहीं बल्कि समाज आधारित है। अटल बिहारी वाजपेयी ने संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि लालू यादव ने कहा है कि मुसलमानों का आरक्षण तो पूरा मिलना ही चाहिए। भाजपा वाले तो देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। लालू यादव के इस बयान के बाद विवाद बढ़ गया है। विवाद बढ़ने के बाद लालू यादव ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं बल्कि सामाजिक पिछड़ापन होना चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जयराम रमेश ने केंद्र पर लगाया आदिवासियों की उपेक्षा करने का आरोप। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने आदिवासियों की उपेक्षा की और इसकी वजह से केंद्रीय बजट में कमी आई है। जयराम रमेश ने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों से पहले ये सवाल सोशल मीडिया एक्स पर उठाया। जयराम रमेश ने कहा कि केंद्रीय बजट में आदिवासियों के लिए भाजपा का आवंटन 2017 में नीति आयोग द्वारा निर्धारित 8.2% लक्ष्य से लगातार कम रहा है। मध्य प्रदेश में आदिवासी कल्याण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित करने का उनका चुनावी वादा अधूरा है। इससे स्पष्ट है कि मोदी का परिवार में आदिवासी समुदाय
राय के लिए कोई जगह नहीं है। जयराम रमेश ने कहा कि दाहोद, इंदौर और छोटा उदयपुर धार रेलवे लाइनों को यूपीए सरकार ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन 10 साल बाद भी निर्माण शुरू नहीं हुआ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव ने मतदान में गड़बड़ी का लगाया आरोप, ट्वीट कर दी जानकारी, यूपी के उधन्ना बूथ पर धमकी। जी हाँ दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने मतदान प्रतिशत के आंकड़ों पर उठाए सवाल, खड़गे ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को लिखा पत्र। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं को पत्र लिखा है। इस पत्र में चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए मतदान के आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं और कथित धांधली का आरोप लगाया है। पत्र में खड़गे ने विपक्षी गठबंधन के नेताओं से अपील की है कि वो ऐसी धांधलियों के खिलाफ आवाज उठाएं। खड़गे ने लिखा कि हमारा एकमात्र उद्देश्य संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की संस्कृति की रक्षा करना है। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया के तौर पर यह हमारा साझा प्रयास होना चाहिए कि हम लोकतंत्र की रक्षा करें और चुनाव आयोग की निष्पक्षता को बचाएं। खड़गे ने मतदान प्रतिशत के आंकड़ों में हुए फेरबदल पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि ये अंतिम नतीजों में फेरबदल करने की कोशिश हो सकती है। खड़गे ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि पहले 2 चरणों में मतदान के रुझानों को देखते हुए पीएम मोदी और भाजपा परेशान है। पूरा देश जानता है कि ये तानाशाही सरकार सत्ता के नशे में चूर है और अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। दरअसल लोकसभा चुनाव के 2 चरणों के मतदान प्रतिशत और डाटा साझा करने में हुई देरी पर विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं। पहले 2 चरणों में मतदान प्रतिशत कम रहा। हालांकि चुनाव आयोग ने मतदान के कई घंटों बाद मतदान प्रतिशत के नए आंकड़े जारी किए, जिसमें मतदान प्रतिशत में 5-6% की बढ़ोतरी की गई। इस विपक्षी दलों ने सवाल उठाया कि आंकड़े जारी करने में इतनी देरी क्यों हुई है और विपक्ष ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024 किशोरी लाल शर्मा का बड़ा बयान, अमेठी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अमानत जब भी आदेश होगा वापस कर दूंगा। जी हाँ दोस्तों, अमेठी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने कहा है कि अमेठी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अमानत है और मेरे पास धरोहर के रूप में है, जब भी परिवार का आदेश होगा वापस कर दूंगा। शर्मा आज अमेठी में मुसाफिर खाना में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। शर्मा ने कहा कि गांधी परिवार ने कभी अमेठी को राजनीति के लिहाज से नहीं देखा, अमेठी को अपना घर परिवार समझा और इस परिवार से मैं 1983 से एक सेवक के रूप में जुड़ा हुआ हूँ। 22 साल की उम्र से मैं अमेठी में हूँ। वहीं दोस्तों, केएल शर्मा कांग्रेस उम्मीदवार ने कहा कि मैं गांधी परिवार का सेवक हूं, अमेठी का सेवक हूं और सेवक ही रहूंगा। परिवार का आदेश हुआ, मैं आप सबके बीच में चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन मैं आज भी अपनों को सेवक ही समझता हूं। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है और पिछले 5 सालों में अमेठी को बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजीव शुक्ला ने किया महागठबंधन की जीत का दावा, बीजेपी का 400 पार और गारंटी का नारा फेल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने दावा किया है कि तीसरे चरण में इंडिया गठबंधन जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहा है। मुंबई में विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि पहले 2 चरण के चुनाव में हम बहुत आगे हैं और तीसरे चरण में बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा। महाराष्ट्र में हम बहुत अच्छा नंबर लेकर आएंगे। ऐसा लगता है कि सरकार बनाने की स्थिति में हम पहुंच चुके हैं। राजीव शुक्ला ने कहा कि अब बीजेपी का 400 पार का नारा नहीं चल रहा है। राजीव शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री की गारंटी भी नहीं चल रही है, इसीलिए जो लोग सालों से हिंदू मुस्लिम करते आ रहे हैं वो कार्ड भी अब फेल हो गया है। राजीव शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कभी भी हिंदू मुस्लिम का जिक्र नहीं किया और मुद्दे पूरे देश में एक ही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार, अग्निवीर, पर्चा लीक प्रमुख मुद्दे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा संविधान को बदलना चाहती है, समस्तीपुर में गरजे तेजस्वी यादव, लोगों को किया अलर्ट। जी दोस्तों, आरजेडी नेता व पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने वादों को पूरा नहीं किया है। ये सरकार पिछले 10 वर्षों से जनता को ठग रही है। वो मंगलवार को पटोरी में आयोजित चुनावी सभा को पटना से मोबाइल पर संबोधित कर रहे थे। हेलीकॉप्टर खराब होने के कारण यहां नहीं पहुंचे। तेजस्वी यादव ने भाजपा सरकार की संविधान को बदलने की साजिश रच रही है, ये आरोप लगाया है और ये सरकार आरक्षण पर भी खतरा उत्पन्न करने वाली है। इसीलिए सभी मतदाता सचेत होकर मोदी सरकार को उखाड़ फेंके और इस बार भाजपा की पूरी तरह सफाया होने वाला है, ये बयान दिया है तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 500 रुपये में गैस सिलेंडर और 1 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा प्रतिमाह 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। उन्होंने 17 महीनों के अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया और उन्होंने उजियारपुर संसदीय क्षेत्र से राजद प्रत्याशी आलोक कुमार मेहता को विजय बनाने का लोगों से आह्वान किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मैनपुरी में मतदान के दौरान बवाल, भाजपा और सपा कार्यकर्ता भिड़े, जमकर हुए पथराव में 2 लोग घायल, मची भगदड़। जी दोस्तों, मैनपुरी के किशनी विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 176 तेजगंज पर बवाल हो गया है। बताया गया है कि
कि यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह के पुत्र सुमित प्रताप सिंह पहुंचे थे और इस दौरान हंगामा शुरू हो गया। देखते ही देखते पथराव होने लगा और इस दौरान मौके पर भगदड़ मच गई। कई गाड़ियां पथराव में क्षतिग्रस्त हो गई और पथराव के दौरान भाजपा के एजेंट सुदेश कुमार और प्रधान प्रतिनिधि कारण बहादुर सिंह घायल हो गए। इस दौरान मौके पर उपदेश खलीफा के पुत्र पवन सिंह चौहान भी साथ में थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव जीतने के लिए झूठ का खाका तैयार किया। अपने पापों को छुपाने के लिए बंगाल को बदनाम कर रही है पार्टी। ममता बनर्जी ने किया हमला। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए झूठ का खाका तैयार कर रही है। वीरभूम संसदीय सीट से तृणमूल कांग्रेस के मौजूदा सांसद और उम्मीदवार शताब्दी रॉय के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उसके पास राष्ट्रीय स्तर के 2 शीर्ष नेता हैं जो पूरे देश को लूट रहे हैं, लेकिन अपने पापों को छुपाने के लिए बंगाल को बदनाम कर रहे हैं। वीरभूम जिले के साइथिया में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठ फैलाकर चुनाव जीतने का खाका तैयार कर रही है। क्या आप दंगों की साजिश रचने वाले प्रधानमंत्री को वोट करेंगे? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 10 मई को कन्नौज और कानपुर में सपा कांग्रेस की संयुक्त जनसभा राहुल गांधी अखिलेश यादव करेंगे संबोधित। जी हां दोस्तों, अयोध्या और कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के बाद अब इंडिया गठबंधन ने अपने अगले कदम का ऐलान कर दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव व कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 10 मई को पहले कन्नौज और फिर कानपुर में संयुक्त रूप से जनसभा को संबोधित करेंगे। इस संबंध में कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने आने वाले शुक्रवार को अखिलेश यादव के समर्थन में कन्नौज में जनसभा को संबोधित वो करने वाले हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि कांग्रेस ने दिल्ली के लिए सचिन पायलट, विजेंद्र सिंह और सीपी जोशी को बनाया ऑब्जर्वर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के 3 लोकसभा सीटों पर 3 अलग अलग ऑब्जर्वर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। पार्टी ने सचिन पायलट, चौधरी वीरेंद्र सिंह और डॉक्टर सीपी जोशी को दिल्ली के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। कांग्रेस पार्टी के मुताबिक उत्तर पूर्वी संसदीय सीट के लिए सचिन पायलट को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। इस सीट से जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट के लिए चौधरी विजेंद्र सिंह को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है और यहां से उदित राज कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। वहीं चांदनी चौक लोकसभा सीट के लिए सीपी जोशी को ऑब्जर्वर बनाया गया है। चांदनी चौक से जयप्रकाश अग्रवाल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं और यहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन है और इसी के तहत आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर और कांग्रेस से 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इससे पहले सोमवार सुबह कांग्रेस पार्टी ने अमेठी और रायबरेली संसदीय सीट पर कांग्रेस के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को बतौर सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान के जादूगर को मिली अमेठी की जिम्मेदारी तो गहलोत ने दे दिया अब ये बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, राजस्थान के जादूगर माने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कांग्रेस ने सोमवार को अमेठी का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को रायबरेली का सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। सीनियर ऑब्जर्वर के बाद गहलोत का पहला बयान सामने आया। उन्होंने अमेठी में भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अमेठी में कांग्रेस कार्यालय पर तोड़फोड़ निंदनीय है। ऐसी घटनाएं भाजपा की हार की बौखलाहट का स्पष्ट प्रमाण है। उत्तर प्रदेश पुलिस इस घटना में लिप्त आरोपियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करे। ऐसी घटनाओं से अमेठी में कांग्रेस के लोकप्रिय उम्मीदवारों के.एल. शर्मा की जीत का अंतर और बढ़ जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने अमेठी सीट पर वरिष्ठ नेता के.सी. शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। ये परंपरागत सीट हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। लिहाजा गहलोत को मिली इस बड़ी जिम्मेदारी के पैमाने का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारतीय किसान यूनियन एकता ने दिखाए काले झंडे। गाँव में एंट्री पर लगाई रोक। मोगा में भाजपा उम्मीदवार हंसराज हंस का जबरदस्त विरोध। जी हां दोस्तों, मोगा के गांव रतिया में किसान यूनियन एकता उग्राहा की ओर से क्षेत्र फरीदकोट से बीजेपी के उम्मीदवार हंसराज हंस का काले झंडे दिखाकर जमकर विरोध और नारेबाजी की गई है। इस मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद था। दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को किसानों का जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है और आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी किसानों ने कुछ इसी प्रकार का ऐलान किया है, जहां पर अजय मिश्रा टैनी से नाराज किसानों ने बीजेपी को वोट की चोट देने का मन बना लिया है। दोस्तों, 2024 के इस लोकसभा चुनाव में किसान यहां पर बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को दे सकते हैं। वहीं अगर बात दिल्ली और झारखंड की जाए तो ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया और इन दोनों राज्यों में भी
खास करके दिल्ली में आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल की सरकार जेल का बदला वोट से देने का यहाँ पर अभियान चलाया है और वोट की चोट से जेल का बदला लेने का अभियान चलाया है, जिसमें जनता से ये अपील की गई है कि आपके द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है, जेल में डाला गया है और इसीलिए अब आपको बदला लेना है वोट डालकर। तो दोस्तों आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर भी यहाँ पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कभी भी फैसला सुना सकता है और अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर राहत मिल सकती है। और अगर अरविंद केजरीवाल को राहत मिली और जब वो जेल से बाहर आएंगे तो वही माहौल बनेगा जब संजय सिंह के बाहर आने के बाद जो माहौल बना था, और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के समर्थन में हो सकता है। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि दिल्ली की जनता वोट की चोट देकर बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली है और किसानों की नाराजगी भी भाजपा को बड़ी मुसीबत में 2024 के इस लोकसभा चुनाव में डाल सकती है? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ये थी दिन भर की सारी स्टोरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।